नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। आज की कहानी दोस्तों प्रमोद का है। प्रमोद उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं और ये जो इनके साथ घटना घटी थी 2004 में, जब उनकी उम्र लगभग 25 साल की रही होगी। प्रमोद अपने ग्राम से, अपने गांव से नौकरी की तलाश में एक बड़े शहर में आए थे। वैसे वो उनका जो परिवार था पहले अच्छे भले थे, पैसा कौड़ी सब कुछ था, संपन्न परिवार था। उनके जो पिता थे 3 भाई थे और इकट्ठा ही बिजनेस था, इकट्ठा ही काम था और सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन जब उनकी चाचा की, मतलब प्रमोद जी की चाचा का जब शादी हुआ, सबसे छोटे वही थे और इसके बाद घर का हालात बिगड़ता चला गया। अलग हो गए, घर में खटपट होने लगी और जो काम धंधा था एकदम बर्बाद सा होने लगा और ऐसा सदमा लगा पिताजी को कि वो झेल नहीं पाए। एक तरह से अब खाट पर गिर चुके थे। हाँ, कुछ ही दिनों के बाद दवा इलाज तो चल रहा था, लेकिन लकवाग्रस्त पैरालिसिस उनको हो गया था। और उधर प्रमोद की चाचा, अब दोनों के दोनों लोग अब साथ छोड़ चुके थे। वो अपना कुछ अलग काम खोल लिया था। अब मजबूरी थी मेरे साथ, यानी कि अब क्या करें। अब मेरे पास में कोई उपाय नहीं बचा था। जो भी पूंजी थी सब बर्बाद हो चुका था पिताजी के सामने ही। अब ऐसा हालात हो गया था कि हम लोग पैसे के लिए तरस गए थे। मैं पढ़ा लिखा था, लेकिन इतनी अचानक ये सब घटना घटने लगी कि मैं संभल ही नहीं पाया। मैं किसी अच्छे जॉब की तलाश में था, लेकिन जॉब इतनी आसानी से नहीं मिलनी थी। आखिरकार मुझे शहर की तरफ भागना पड़ा, जहाँ मेरे दोस्त यार नौकरी करते थे, काम करते थे और मैं अब काम की तलाश में शहर में आ चुका था। लेकिन इतनी आसानी से जॉब कहाँ मिलती है, वही मेरे साथ में हो रहा था। मेरे दोस्त मेरी मदद तो कर रहे थे नौकरी ढूंढने में, लेकिन मिले तब ना, कोई जगह खाली हो। और लास्ट में मुझे एक फैक्ट्री में नौकरी मिली, साधारण सी नौकरी जो मैं कभी करना नहीं चाहता था, लेकिन घर की मजबूरी, जो हालात थे, अब उस हालात में मुझे वो काम करना पड़ा। और जिस मालिक की फैक्ट्री थी, अब जो कहानी शुरुआत होती ना इसी मालिक के बेटे के साथ में। तो पहले ये चीज़ समझ लेते हैं। अब ये जो फैक्ट्री के मालिक थे, इनका एकलौता बेटा, और फैक्ट्री इनके कई प्रॉपर्टी, बिल्डिंगें कई, मतलब एक तरह से बहुत पैसे वाले लोग थे। लेकिन इकलौता बेटा, वो भी विदेश में रहता था, पढ़ाई विदेश से किया था, लेकिन अब पढ़ाई वढ़ाई ख़त्म करने के बाद अब इंडिया लौट चुका था। एक फार्म हाउस में अपना एक तरह से अड्डा बना लिया था। अपने यार दोस्तों को शाम को बुलाता, अब वहाँ पार्टी चलती, इंजॉय करते। अब रहना पहन जो भी था, अब वहीं फार्म हाउस में रहता था। जो अपने पिता की कोठी थी वहाँ पर नहीं रहता था, क्योंकि उनको वहाँ पर आज़ादी नहीं मिलती थी। अब बाहर में देश में लड़का रहने वाला, और घर के बंदिशों में कहाँ रहने वाला। और एक तरह से आज़ादी के चक्कर में फार्म हाउस में अपना डेरा डाल रखा था। अब फार्म हाउस भी तो उसी की थी, उसी की प्रॉपर्टी, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। अब घर वाले भी सोचने लगे कि बेटा जवान हो चुका है, क्या रोक टोक करना, जहाँ रह रहा है, पैसे की कोई कमी नहीं, जितना चाहिए अपना पिताजी से मांगे उतना पैसा मिल जाना। तो दिक्कत क्या थी, परेशानी क्या थी, कुछ भी नहीं। अब वो जो लड़का था एक दिन अपने दोस्तों के आगे डींग हाँकने लगा। शाम के टाइम में अब वहाँ पार्टी चलती थी, दारू शराब का सेवन होता था। अब उसी नशे में उस लड़का ने बोला, कोई किसी बात का ऐसी टॉपिक चल रही थी
कि मैं एक बंदे को जानता हूँ जो प्रेत आत्मा को बुला सकता है अपनी जादू के द्वारा। लेकिन जो उनके साथी थे कहने लगे कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होगा ही नहीं। प्रेत आत्मा आसानी से किसी के बस में नहीं होती, वो नहीं आएंगे। अब जो सेठ जी का लड़का था वो भी अब जिद पर अड़ गया था और एक ऐसे तांत्रिक के जुगाड़ में लग गया ढूंढने के लिए कि जो प्रेत आत्मा को बुला सके और उनको दोस्तों को दिखा सके कि देख मैंने ये काम कर दिया, तुम लोग विश्वास नहीं करते थे ना। अब वो शाम को जन्मदिन की पार्टी थी, लड़की की जन्मदिन थी और शाम से ही तांता लगा हुआ था बधाई देने के लिए। पार्टी की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन खास पार्टी तो रात को होनी थी 11 बजे। और उनमें कुल 4 दोस्त, उस लड़की के, सेठ के लड़के के 4 दोस्त, और चारों अपने गर्लफ्रेंड के साथ आए हुए थे। रात का इंतज़ार हो रहा था कि जब ये पार्टी ख़त्म हो जाए आम लोगों की, और तब हम अपना पार्टी का शुरुआत करेंगे। अब फार्म हाउस के ऊपर मंजिल पर सब कुछ उनके लिए अलग से तैयार था और अपने एक बड़े कमरे में सब लोग अपना मस्ती कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। अब जिस तांत्रिक को अब सेठ के लड़के ने बुलाया था वो भी आ चुका था और सेठ का लड़का जो था उन दोस्तों के सामने लेकर गया, देखो ये हैं बाबा, आइए तंत्र मंत्र के जानकार हैं, अब ये हम तुम्हारे लिए किसी आत्मा को बुलाएंगे, अब तुम लोग तैयार रहना। लेकिन जो लड़के थे अब नशे में थोड़ा बहुत हो चुके थे, उन्होंने अब बाबा को, जो तांत्रिक बाबा थे, मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि आज के युग में ऐसा संभव नहीं है। हाँ, कभी पहले के युग में होता होगा, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता। हमने आज तक किसी आत्मा को देखा नहीं है, तो अब कैसे देख सकते हैं? कोई जादू मंत्र नहीं होता, ये कुछ नहीं है। ये हो सकता है बाबा कोई जादूगर हो और हमें खेल दिखाने के लिए आया हो, असल में कोई आत्मा आएगी नहीं। अब मजाक लड़के करते जा रहे थे, लेकिन वो जो लड़का था जिसने तांत्रिक बाबा को बुलाया था, अब जब ये लड़के सब मजाक करने लगे, वो भी नशे में था, तो उनको डांटना शुरू कर दिया, देखो तुम लोग ऐसे मजाक मत करो, बाबा है, मैंने दूर से इनको लेके आया हूँ, तो थोड़ा इनकी इज्जत के ध्यान दो, और तुमसे काफ़ी बड़े हैं तो ये भी तो समझो। लड़का भरपूर कोशिश कर रहा था कि यार दोस्त बाबा को मजाक ना उड़ाए। अब नज़दीकी दोस्त थे, अब जितना संभालना था उस लड़के ने तो संभाल लिया, लेकिन बाबा इस टॉपिक पर मजाक जो भी हो रहा था कुछ भी नहीं बोल रहे थे, शांत बैठे हुए थे, वो कुछ बोलना ही नहीं चाहते थे। आखिरकार मजाक वजाक सब उड़ चुका था, अब रात के 11 बज चुका था। अब जो भी आम पब्लिक, जो भी लोग थे, सब अपने अपने घरों को लौट चुके थे। अब इस घर में 4 लड़के जो अपने गर्लफ्रेंड के साथ में थे और 5वां लड़का सेठ जी का बेटा, यही लोग थे। अब सेठ जी को बेटा था, इसके कोई गर्लफ्रेंड तो थी नहीं, क्योंकि ये विदेश रहते थे और इंडिया में आए थे, तब से अभी तक किसी लड़की के साथ अभी दोस्ती नहीं हुई थी। अब रात का 11 बज गया, बाबा अलग कमरे में बैठे हुए थे और तब सेठ जी का बेटा गया कि बाबा मेरे दोस्तों को बुरा मत मानना, वो ऐसे ही हैं, मजाक करते रहते हैं, अब उनकी मजाक को आप दिल पर मत लेना। लेकिन बाबा बहुत शांत थे और कुछ सोच रहे थे, और तब वो कहने लगे कि बेटा मुझे यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे दोस्तों पर, आत्मा पर यकीन नहीं है। अगर मैं कोई आत्मा बुला भी लूँगा ना, तो वो समझेगी कि मैं कोई जादूगर हूँ, जादू का खेल दिखा रहा हूँ। तो इसलिए बेहतर है बेटा कि मैं चला जाता हूँ इस जगह से, मुझे जहाँ से लाए हो आप मुझे छुड़वा दो और मुझे माफ़ करो, मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा। अब बाबा जो थे अपनी जिद पर अड़ गए, इधर सेठ जी का लड़का अब उनको मनाने की कोशिश करने लगा कि बाबा मैं अपने दोस्तों की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ, आप माफ़ कर दीजिए, अब जाने दीजिए, बात को ख़त्म कीजिए, आप मुझे एक बार आत्मा दिखा दीजिए ताकि अपने दोस्तों को बता सकूं कि आत्मा आज भी होती है।
लेकिन बाबा कहने लगे, नहीं बेटा, मैं अब नहीं करने वाला ये सब चीज़। मैं कुछ भी कर लूँ लेकिन तुम्हारे दोस्त मानेंगे नहीं। उनका तो बस यही लगेगा कि मैं जादूगर हूँ और जादू का खेल दिखा रहा हूँ। बाबा गुस्से में थे, एक तरह से मान नहीं रहे थे। और सेठ जी का लड़का बार बार उनको मनाने की कोशिश कर रहा था। कह रहा था कि बाबा, आपको जितना पैसा चाहिए और मैं दूंगा, लेकिन ये काम आपको करना ही पड़ेगा। आज जब तक नहीं करोगे मैं आपको इस जगह से जान नहीं दूंगा। सेठ का लड़का गुस्से में आ गया था, क्योंकि उसकी बेइज्जती अब होने जा रही थी, इसीलिए वो गुस्से में आ चुका था। बाबा जब उस लड़के का ये रवैया देखे तो और उनको गुस्सा आ गया और कहने लगे, देख बेटा, तू मुझे रोक नहीं पाएगा, तू मुझे रोक नहीं सकता, तू मुझे मजबूर मत कर, मुझे जाने दे, मुझे छुड़वा दे और इसी में तेरी भलाई है। लेकिन सेठ का लड़का पैसे के पावर, पैसों में पला बढ़ा, पैसा उसके लिए कोई महत्व नहीं था और बार बार से वो बाबा को बोल रहा था कि आपको और पैसे चाहिए, मैं और दूंगा, लेकिन आज ये काम करके दिखा दो ताकि अपने दोस्तों का मुंह बंद कर ले। और आखिरकार जो आदेश दिया कि चौकीदारों को कि गेट बंद कर दो, अब कोई इस घर से निकलेगा नहीं जब तक मेरा आदेश ना हो। अब जो गार्ड थे दरवाज़ा बंद कर लिए, अब किसी को आना जाना था ही नहीं। इधर अब जो सेठ जी का लड़का था बार बार अब बाबा पर दबाव बना रहा था कि जब तक आप किसी आत्मा को नहीं दिखाओगे मैं तो जाने नहीं दूंगा, आप बस दिखा दो और मैं आपको इस जगह से छुड़वा दूंगा, ड्राइवर को बोलूँगा कि आपको पहुंचा दे। बाबा समझ गए थे कि अब यहाँ से निकलना आसान नहीं है। जब तक सेठ का लड़का ऑर्डर नहीं देगा तब तक गेट खुलेगा भी नहीं और जा नहीं पाएंगे। बाबा भी अब सोचने लगे कि क्या करें, और तभी लगा कि इस सेठ को लड़के को सबक सिखाना चाहिए कि आगे से ऐसी गुस्ताखी कभी ना करे। और इसके बाद वो तैयार हो गए, चलो ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। फिर अपना जो भी पूजा का विधि थी आत्मा बुलाने की अपनी तैयारी कर लिए। और वहाँ पर उनके दोस्त भी, जिसमें 4 लड़का उनके दोस्त और उनके साथ थी जो लड़कियाँ थी 4, अब आकर के उस कमरे में बैठ गए थे जहाँ पर बाबा बैठे हुए थे और आत्मा बुलाने का अब कार्य करने जा रहे थे। और सेठ जी का लड़का भी अपने दोस्तों से कह रहा था खुश होकर के कि देखो, मैं बाबा को जान नहीं दिया जब तक ये आत्मा को नहीं दिखाएंगे। देख लिया मेरे पावर को। अपनी वो एक तरह अमीरी का वो दिखा रहा था पावर, अपने दोस्तों पर भी रूप अब झाड़ रहा था कि देखो मेरे में पावर है, शक्ति है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बाबा जी तो अब चाल चल रहे थे, आत्मा तो वो बुलाने लगे, लेकिन एक ऐसी आत्मा को उन्होंने बुलाया था कि बस इस जगह को सर्वनाश करने वाली थी। और उस सेठ को लड़के को अब सजा देने की तैयारी कर चुके थे बाबा। वो सजा देना चाहते थे लेकिन अपने तरीके से। अब अपना जो कार्यक्रम था आत्मा बुलाने का शुरू कर दिए थे और इसके बाद 1 घंटे के बाद अब उस घर की बिजली टिमटिमाने लगी, तेज हवा चलने लगी उस जगह पर, खिड़कियां जो थी खुलने बंद होने लगी, पर्दा इधर से उधर हिलने लगा और बाबा अभी अपने काम में लगे हुए थे। जब ये सब दृश्य उनके दोस्तों ने देखा तो लगा कि अरे बरसात का मौसम है, बरसात आ चुकी है, तूफान आ चुका है, इसमें कौन सी डरने वाली बात, इसमें कौन सा आत्मा आ गई है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब मौसम का कारनामा है। अभी भी वो मान नहीं रहे थे कि इस दुनिया में आत्मा होती है। और आखिरकार आखिरी जो अब विद्या थी बाबा ने अब उसको अब काम करना शुरू कर दिया, आखिरी विद्या। और इसके बाद पूरा घर जो बिजली से चमचमा रहा था अब पूरा अंधेरा हो गया। और उसके बाद जो जहां था सब बैठे रह गए बिजली अचानक चली जाने के बाद में। अब फिर जैसे लगा कि कोई सीढ़ियों से चढ़ता हुआ आ रही है, पाजेब की आवाज
छन 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 अब बजती हुई, जैसे कोई ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर आ रहा हो। अब वास्तव में जब ऐसा अनुभव उनके दोस्तों ने किया ना, तो बिल्कुल वो लोग डर चुके थे। ऐसा लगा कि ऐसा आज के युग में कैसे हो सकता है। लेकिन बाबा का ये चमत्कार था, बाबा ने कर दिखाया था। और फिर वो आवाज उस कमरे के अंदर आ गई। अभी भी बिजली गायब थी, हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ। अभी भी खिड़की हवा के तेज झोंकों से खुल रही थी, बंद हो रही थी, पर्दे हिल रहे थे। मतलब भूतिया नज़ारा अब पूरे घर में फैला हुआ था। अब जो दोस्त थे वो अभी देख नहीं पा रहे थे, अंधेरा था। और तभी उनका कमरे का जो दरवाज़ा भिड़ा हुआ था, वो दरवाज़ा आवाज करता हुआ खुल गया। अब फिर वो पाजेब की आवाज़ उनके कमरे में आने लगी, जहाँ तांत्रिक बाबा अब पूजा पाठ कर रहे थे, आत्मा को बुला रहे थे। और जैसे ही उस जगह पर आवाज़ पाजेब की आके रुकी, और कुछ पल के लिए बिजली आ गई। और उस पल में जो भी लोग थे, सब ने देखा कि सामने सफ़ेद कपड़ा पहने हुए एक लड़की खड़ी है, जिसके खुले हुए बाल लहरा रहे हैं। देखने में जवान लड़की। अब जो उनके सेठ के दोस्त जो थे लड़के और लड़कियां, सब उसको देख करके एकदम चीखें मारने लगे, डर गए। और वही हाल अब सेठ का लड़के का था। वो भी बेहद डर चुका था। आपने आमने सामने जब किसी आत्मा लड़की को देखा तो चीखें मारना शुरू कर दिया था। और इसके बाद वो लोग रुके नहीं, नीचे की तरफ ग्राउंड फ्लोर पर भागना शुरू किया। लेकिन तांत्रिक बाबा चिल्ला रहे थे कि देखो, तुम लोग इस जगह से भाग नहीं सकते, भागोगे तो नुकसान में रहोगे। लेकिन उनकी बात को किसी ने परवाह नहीं किया। सब चीख मारते हुए नीचे की तरफ चले गए, लड़कियां भी, लड़के भी, और साथ में सेठ का लड़का। और ऊपर सिर्फ रह गए तांत्रिक बाबा। अब इसके 5 मिनट के बाद जब वो लोग ग्राउंड फ्लोर पे पहुंच गए, एक हॉल में बैठ जा कर के और अपना जैसे सांस सही कर रहे हों, अब शरीर में इतना डर था, वो डर को दूर करने लगे। और एक दूसरे को कोई बोल नहीं रहा था, सब डरे हुए थे। हाँ, तभी अचानक बिजली आ गई। जैसे ही बिजली की रोशनी घर में फैली, अब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सबकी आंखों में दहशत भरी हुई थी, चेहरा डरा हुआ था, साथ में सेठ का भी लड़के को। लेकिन सेठ का लड़का अभी भी अपने दोस्तों को रौब दिखा रहा था। देखा ना बाबा का कारनामा, आत्मा आ गई ना, अब तुम लोग मानोगे ना मेरी बात को। जैसे वो डिंग हाँकता था, अभी भी हाँक रहा था। सब मैंने ये सब करवाया है, देख लिया, अब तो विश्वास हो चुका है। वो चारों लड़की और चारों लड़का अब मान गए और कहने लगे कि हाँ भाई, अब तो हमने देख लिया वास्तव में। अब उस जो बाबा है उनको बोलो उस आत्मा को यहाँ से निकाल दे, हमें डर लग रहा है। इसके बाद अब बिजली तो आ ही चुकी थी। डरते डरते सेठ जी का लड़का अब ऊपरी माले पर पहुंचा। और जब वहाँ पहुंचा तो वहाँ पर बाबा सिर्फ थे और वो लड़की कहीं नजर नहीं आ रही थी। अब बाबा जी के पास गए, बाबा जी के पावर देख चुके थे और कहने लगे बाबा, इस लड़की को अब यहाँ से आप भेज दीजिए, आत्मा को भेज दीजिए, मेरे दोस्तों ने देख लिया। तब बाबा बोले कि ठीक है, तो मैं पहले ही भेज चुका हूँ, कहाँ है लड़की? वो चली गई। अब तो मुझे घर छुड़वा दो भाई, मुझे मेरे ठिकाने पर पहुँचवा दो। और तब सेठ का लड़का ड्राइवर को अपने साथ में, मैंने बाबा के साथ में भेजा कि जाओ इनको छोड़ के आओ, और पैसे भी दिए। इसके बाद सेठ जी का लड़का अब अपने दोस्तों को एक तरह से समझा रहा था, रोब दे रहा था कि देखा ना, मैं कहता था ना कि आज के ज़माने में भी आत्मा होती है, तो तुम लोग मान गए ना। अब वो बाबा चले गए थे, आत्मा लड़की भी चली गई थी उनकी नज़र में। और वो लोग फिर ऊपरी माले पर आ गए थे, जहाँ पर ये पूजा पाठ हुआ था। मेन कमरा था वो, जहाँ पर वो लड़का अब अपना
दोस्तों के साथ में पार्टी वार्टी मनाता था, सब कुछ करता था वहीं पर। और इसके बाद नशा पानी जो डर के मारे उतर गया था, और फिर अब दारू का सेवन, बियर का सेवन होने लगा। और धीरे धीरे अब टॉपिक बदलता गया। अब दूसरे टॉपिक पर बात होती रही। अब नशा चढ़ गया तो कई लड़कों को नींद में आने लगी। और फिर अब जो सेठ जी का लड़का था कि भाई तुम लोग दूसरे कमरे में चले जाओ, और लड़कियां चारों दूसरे कमरे में जाकर आराम करेंगे, अब मैं अपने कमरे में आ जाऊंगा। अब फिर चारों लड़कों को उनके कमरे में पहुंचा दिया जहां उनको सोना था रात को, और चारों लड़कियों को दूसरे कमरे में, लड़की अलग लड़का अलग। और इसके बाद सेठ जी का लड़का अब अपने कमरे में आ गया था। वो भी थका हुआ था और उसको भी नींद आ रही थी। और जैसे ही अपने कमरे में पहुंचा ना, तो चीख निकल गई। क्या देखता है कि वही लड़की जो आत्मा कुछ पल के लिए दिखाई दी थी, अब उसके पलंग पर बैठी हुई है। अब तो जैसे चीख मार करके भागना चाहा, आज तब तक दरवाजा बंद हो चुका था। अब वो दरवाजे पे पहुंच करके दरवाजा खोलना चाहता था कि कैसे भी दरवाजा खोल लूं, बाहर निकल जाऊं, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाया। अब वो चीखें मारता रहा, दरवाजा बंद हो चुका था और उसकी चीखें बाहर अब सुनाई नहीं दे रही थी। उनके जो दोस्त थे बगल के कमरे में सोए हुए थे, अब सब नशे में धुत, और सब अब नींद में जा चुके थे। और वही हाल लड़कियों का, मतलब चिल्लाता रह गया सेठ जी का लड़का, और कोई सुन नहीं पाया। अब वो पूरी तरह से उस आत्मा लड़की के शरण में था। और आखिरकार वही हुआ। वो आत्मा लड़की जो पलंग पर बैठी थी, अब धीरे धीरे चलती हुई दरवाजे के पास पहुंची, जहां पर सेठ जी का लड़का अब रो रहा था, चिल्ला रहा था उस आत्मा लड़की को देख करके। और तब वो लड़की कहने लगी, अरे तुम डरता क्यों है? मैं तुम्हारे बुलाए पर आया हूं भाई, तुम मेरी सत्कार करो, सेवा करो, मैं तो तुम्हारे साथ रहने आई हूं, तुम कैसे डर जाओगे? मैं तुम्हें डरने नहीं दूंगी। और इसके बाद वो लड़की उसका हाथ पकड़ करके पलंग पे ले आती है और कहती है कि अब तो मैं तुम्हारे साथ हर रोज इसी पलंग पर रात गुजारूंगी। तो ऐसा डरना ठीक नहीं है, ये डर अपने शरीर से निकाल फेंको और आओ हम एंजॉय करते हैं। अब सेठ जी का लड़का को लगा कि उसकी जान प्राण निकल जाएगी। अब वो चीखना चाहता था लेकिन आवाज़ निकल नहीं पाई। और आखिरकार जो लड़की चाहती थी आत्मा, अब वही अब हो रहा था। अब जब सुबह हुई ना, तो सेठ जी का लड़का मतलब सो चुका था। अब जैसे भी उस आत्मा ने जादू किया, मंत्र किया, ये तो मालूम नहीं, लेकिन अपने पलंग पर अब सो चुका था गहरी नींद में। और जब सुबह उठा तो सबसे पहले वो चीज़ उसको ध्यान आ गया कि रात में क्या क्या हुआ था। और जैसे ही पलंग पर देखा जहाँ वो लड़की सोई हुई थी, अब वो लड़की वहाँ थी नहीं। पलंग पूरा खाली का खाली था, लेकिन उसके साथ सब कुछ हुआ था। वो कैसे भूल सकता था? अब वो सुबह के टाइम में भी चीखता चिल्लाता दरवाजे पर पहुंचा। अब जो रात में दरवाज़ा बिल्कुल नहीं खुल रहा था, वो आराम से खुल गया। अब फिर अपने दोस्तों के कमरे में पहुंचा, उनको जगाना शुरू किया और वो भी जाग चुके थे। और उनकी शोर सुन करके जो पड़ोस के कमरे में लड़कियां रुकी हुई थी, वो भी अब जाग करके इस कमरे में आ गई थी। अब पूछने लगी कि भाई क्यों चीख रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो? और तब सेठ जी का लड़का कहने लगा कि वो आत्मा लड़की तो मेरे कमरे में साथ थी, सारी रात मेरे साथ रही। अब उसकी बात पर लड़के जो थे मजाक उड़ाने लगे। आइए, सेठ जी का लड़का तो बेहद डरा हुआ था, सच्चाई बता रहा था, लेकिन उसके दोस्त और जो भी थे लड़कियां अब विश्वास ही नहीं कर रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? चलो मान लिया, हमने आत्मा को देखा, उस तांत्रिक बाबा ने बुला दिया, लेकिन उस तांत्रिक बाबा ने तो आत्मा को फिर जहाँ भेजना था वो तो भेज चुके थे। ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं माने वो लोग, ना लड़के माने ना लड़कियां माने। और आखिरकार अब उनको भी अपने घर जाना था और फिर वो लोग चले गए। अब इधर जो सेठ जी का लड़का था, जितने भी अपने यार दोस्त थे और भी, उनको
अपनी बात कहता रहा और सब मना करते रहे कि भाई तू पागल हो गया है, तू आजकल नशा ज़्यादा कर रहा है और तभी ये तेरे पर असर हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता, तुझे सपने में सब कुछ लग रहा है कि दिखाई दे रहा है, ऐसे कोई बात ही नहीं होती है। कोई आत्मा एक किसी इंसान के पास में नहीं आती। तुम झूठ बोल रहे हो, ये सच भी बोल रहे हो तो तुम्हारे साथ में कोई ड्रीम चल रहा है, ख्वाब चल रहा है, रियल में कुछ नहीं होता। अब लड़का बेहद फंस चुका था। अब सोचा कि चलो आज रात बीत गई, अब थोड़ी आएगी। लेकिन जैसे ही 11 रात को बजा, अपने कमरे में था। अब हर रोज़ पार्टी तो इतने लेट तक चलती नहीं थी, 9 बजे तक। अब पार्टी ख़त्म हुई, दोस्त अपने घर चले गए और आज भी अपने दोस्तों को बता रहा था कि देखो वो जो मैंने कल बताया था सब कुछ सही बात थी, लेकिन कोई उसके बात पर विश्वास नहीं किया और उसका हंसी मजाक उड़ाने लगे। आखिरकार 11 बजे जब अपने कमरे में आया, कमरा अच्छी तरह से अंदर से लॉक कर दिया, खिड़की लॉक कर दिया। इसके बाद बिस्तर पर गिरा। आज भी पी रखा था, पीता तो रोज ही था। आज बिस्तर पर लेट गया। आज जब नींद भी आ गई उसको, जब करीब 1:30 बजे 2 बजे के आसपास बाथरूम जाना था, तब वो उठा। आज जैसे ही उठता है क्या देखता है कि बगल में वही लड़की लेटी हुई है, जैसे कल की रात में लेटी हुई थी। अब फिर चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है, डर जाता है और दरवाज़ा खोलने जाता है तो दरवाज़ा खुलता ही नहीं। आखिरकार वो लड़की अब उसको पकड़ के ले आती है कि भाई तूने बुलाया है, मैं तेरे बुलावे पाए हूँ, तो तू मुझे छोड़ करके कहीं भाग नहीं सकता, ना तू डर सकता है। अब तो हर रात ऐसा ही होगा। अब फिर लड़की उसको पलंग पर लेकर आ जाती है। अब फिर लड़का जब गहरी नींद में चला जाता है और फिर सुबह होती है तो लड़की वहाँ पर होती नहीं। अब एक तरह से लड़का पागल जैसा हो जाता है। अब धीरे धीरे ये बात अब उसके माता पिता के कान में पहुँचा। पहली बार तो उनको लगा कि ये नशा पानी ज़्यादा कर रहा है लड़का और इसी वजह से हो रहा है। लेकिन जब वो कसम खा करके विश्वास दिलाने लगा कि पापा मम्मी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, आप लोग कुछ करो, वो ज़रूर उसी तांत्रिक का काम है। अब वो लड़का तांत्रिक को खोजने भी गया जिस जगह से लाया था, लेकिन तांत्रिक वहाँ था ही नहीं। वो ना जाने कहाँ गायब हो चुका था। अब बड़ी मुश्किल हो गई थी सेठ के लिए, अपने बच्चे को लेकर के वो भी बड़ी चिंता में थे। और फिर दूसरे तांत्रिक अब ढूंढ लगी, खोजबीन लगी। एक तांत्रिक और आया और फिर सब कुछ बताया गया कि बाबा ऐसे ऐसे लड़के ने गलती कर दी है, अब इसका उपाय है तो बताओ। तांत्रिक पहुंचा हुआ था वो भी, और लड़के को देखा सेठ जी को, और फिर बोला कि देखो मैं 100% तो नहीं कह सकता कि मैं इसको सही कर पाऊंगा, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे वक्त चाहिए। और इसके बाद झाड़ फूक और पूजा अनुष्ठान करने लगा उसी घर में। लेकिन पूजा अनुष्ठान करता एक दिन तो मामला वहीं ख़त्म हो जाता था, वो लड़की दिखाई नहीं देती थी। लेकिन अगले दिन से फिर वही रात में लड़की सेठ जी के लड़के के पास आ जाती थी और फिर वही होता था। आखिरकार जो तांत्रिक था, अब उससे पूछा गया भाई ये कब तक ऐसा चलेगा। तब तांत्रिक कहा कि मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं अपने गुरुजी के पास में, अब फिर मैं आऊँगा तब बताऊँगा। और आखिरकार 2-3 दिन के लिए तांत्रिक अब ना जाने कहाँ चला गया था। और इसके बीच में एक दिन छोड़ कर के अब फिर वही हाल सेठ जी के लड़के के साथ में होने लगा। रात को ना जाने कब उसके बिस्तर पर लड़की आ जाती थी और सुबह में वो गायब हो जाती थी। हर रात का यही मंजर होता था। इसके बाद तांत्रिक आया, सेठ जी पूछे कि हाँ आप बताओ, अब आपने कुछ उपाय सोचा है। तब उस तांत्रिक ने बताया कि देखो मैंने गुरुजी के पास गया था पूछने के लिए कि अब क्या कर सकते हैं। तब उसने एक उपाय बताया। बोला सेठ जी ऐसा एक काम हो सकता है, इस लड़की को हम किसी दूसरे लड़की को हवाले करते हैं, मतलब तुम्हारा लड़का नहीं कोई और लड़का, तो बात बन सकती है। वो जो आत्मा है उसी लड़के के साथ हो सकती है। उसको तो लड़का ही चाहिए, कोई भी हो अब चलेगा। और तब तक
गुरुजी ने बोला है कि हम कोई और उपाय ढूंढते हैं और कोई ना कोई उपाय हो जाएगा। अगर आप अपने लड़के को बचाना चाहते हो कि वो चुड़ैल आत्मा मेरे बेटे के पलंग पर ना आए, तो आप यही उपाय कर सकते हो। किसी ऐसे लड़के को तलाश करो, आप पैसे दो, कौड़ी दो, जो भी करो, फिर हम उसको ऐसा ही कर देंगे कि वो लड़की उसी लड़के के साथ में रुकेगी। अब सेठ जी को अब क्या करते भाई, फंसे हुए थे, लड़की की बात थी और वो भी इकलौता लड़का। मान गए। अब कहने लगे भाई अब तलाश करो, कोई ऐसा लड़का मिल जाए जो बात बन जाए। अब फिर तलाश शुरू हो चुकी थी। अब जो कहानी अब शुरू होती है प्रमोद की। अब प्रमोद जो थे काम की तलाश में तो आए हुए थे शहर में। अब दोस्तों ने बहुत मदद की। इसके बाद फैक्ट्री में नौकरी लग चुकी थी और वो सेठ की ही फैक्ट्री थी। और अचानक उनका जो मैनेजर था उनको अपने केबिन में बुलाया, बोला बैठो प्रमोद। प्रमोद हष्टपुष्ट थे और बड़े घर का थे, गरीबी की अब मार झेल रहे थे, लेकिन थे तो पढ़े लिखे। अब जो मैनेजर साहब थे फैक्ट्री के, प्रमोद को सीधा जो कोई चीज़ छिपाए नहीं और सीधा बता दिया कि देखो प्रमोद, मुझे भी लग रहा है कि तुम्हें पैसे की ज़रूरत है और हमें भी सेठ जी का ये काम करना है, तो बताओ इस काम को कर पाओगे? अब जो प्रमोद ने ऑफर सुना तो सोच में पड़ गए कि भाई आज के युग में भी ऐसा काम होता है। प्रमोद कुछ बोल नहीं पा रहे थे कि अब क्या बोले भाई। तब मैनेजर ने बोला कि देखो इस काम के लिए मैं तुम्हें ₹1,00,000 दूंगा, सेठ जी ने बोला है। अगर तुम उस आत्मा लड़की के साथ अगर तुम रात बिताओगे, और वो कुछ ही रात है, इसके बाद गुरुजी ने कोई ना कोई उपाय कर लेंगे, तो देखो तुम कर सकते हो तो कर लो, ₹1,00,000 तुम्हें मिल जाएंगे और तुम्हारी नौकरी अब रहेगी। तुम्हें अच्छा मैं काम दे दूंगा, तरक्की कर दूंगा। अब मैनेजर साहब लालच देने लगे। अब जो प्रमोद थे पैसे के मोहताज थे, घर में गरीबी ने घेर रखा था, कर्जे हुए पड़े थे, पापा का इलाज अलग से लकवा मारा हुआ था, उनको भी दवाई के खर्चे चाहिए। इस कारखाने की नौकरी से अब इतना पैसा तो नहीं मिलता कि सब कुछ कर पाए। आखिरकार सोचने लगे कि हर्ज क्या है, ₹1,00,000 मिलेंगे तो हमारे घर का हालत सुधर सकती है। अब फिर वो मैनेजर साहब को हाँ बोल दिए कि मैं ये काम कर लूँगा। अब मैनेजर साहब भी खुश, सेठ जी को खबर किया गया, सेठ जी भी खुश, चलो अब तो कोई मिल गया है, अब मेरे लड़के का पीछा छोड़ देगी वो। इसके बाद उसी फार्म हाउस पर प्रमोद को पहुंचाया गया। अच्छे कपड़े पहनाए गए, नहलाया गया, धुलाया गया, साफ सुथरे कपड़े। और इसके बाद वो तांत्रिक बाबा आए थे। आज सेठ जी के लड़के को उस फार्म हाउस से अब हटा दिया गया कि तुम अपने पापा के घर पर कुछ दिन जाके रहो, अब यहाँ का काम तांत्रिक बाबा संभालेंगे। अब सेठ जी का लड़का तो अपने पापा मम्मी के घर, आज जिस कमरे में सेठ जी का लड़का सोता था, अब सारा व्यवस्था अब प्रमोद के लिए कर दिया गया। और तांत्रिक बाबा ने बोला था कि देखो बच्चे, तुम उस लड़की का कहना मानोगे ना तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। अब कुछ ही रात की बात है, इसके बाद गुरुजी कोई ना कोई उपाय ढूंढ लेंगे, अब फिर उस आत्मा से सदा सदा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। तुम डरना मत, बस उस लड़की को खुश रखना, आत्मा को खुश रखना। अब बाकी मैं ऐसा कुछ होगा तो मैं यहीं पर हूँगा, मैं देख लूँगा। जब इतना कुछ जो तांत्रिक बाबा ने प्रमोद को बताया तो प्रमोद भी जो डर रहे थे, अब उनका थोड़ा हौसला बढ़ा कि चलो अब जो होगा अब देखा जाएगा, अब पीछे हटने का कोई मतलब ही नहीं। इसके बाद उसी कमरे में रात को प्रमोद को रुकाया गया। अब प्रमोद उसी पलंग पर सो रहे थे और अचानक खिड़की खटखटाने लगी, हवा चलने लगी, पर्दे हिलने लगे, अब बिजली लुप झुप करने लगी। प्रमोद अब कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन तभी पायल की आवाज़ अब सुनाई देने लगी। इसके बाद लगा कि जैसे नीचे के फ्लोर से कोई ऊपर के फ्लोर में कोई लेडीज
पाजी पहने हुए आ रही है। अब फिर प्रमोद का जो दरवाज़ा अब खुल गया, और जब दरवाज़ा खुला तब एक हवा का तेज झोंका अब कमरे के अंदर में आ चुका था, और उसी तेज हवा के झोंके में वो लड़की थी, आत्मा लड़की, सफ़ेद कपड़ों में, चमचमाता हुआ सफ़ेद कपड़ा, बाल खुले हुए, और सीधा प्रमोद के पास पहुंच गई। आप प्रमोद के पास पहुंच गई तो प्रमोद एकदम डर चुके थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि इतनी सुंदर लड़की, चुड़ैल आत्मा कैसे हो सकती है। उन्होंने सुना था कि जो ऐसी आत्माएं होती हैं बड़ी भयानक होती है, शक्ल उनका भयानक होता है, लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा था। वो डरे हुए थे, और तब वो लड़की पलंग पर आके बैठ गई और कहने लगी कि अब वो जान चुकी थी कि लड़का बदला गया है, और कहने लगी कि अब तुम्हें बलि का बकरा तुम्हें बनाया गया, चलो कोई बात नहीं। सब कुछ वो जान चुकी थी और मुस्कुराने लगी। चलो मेरे लिए तो अच्छा है, अब तुम नए हो और मज़ा आएगा, हम खूब मिलकर बात करेंगे। और इसके बाद प्रमोद एकदम और डर गए, समझ नहीं पा रहे थे कि अब इस चुड़ैल लड़की से क्या बात करें, क्या करें। लेकिन चुड़ैल लड़की जो थी, आत्मा लड़की, अब उनको हौसला देने लगी, तुम डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। और इसके बाद प्रमोद धीरे धीरे उस लड़की से खुलने लगे और बातचीत का दौर शुरू हो गया। वो लड़की प्रमोद से पूछ रही थी कि तुम इस चक्कर में कैसे फंसे। प्रमोद बोले कि मुझे पैसे की ज़रूरत थी और मेरे घर गरीबी में जूझ रहा है, पापा की तबीयत खराब है। और लड़की अब उनकी प्रमोद का चेहरा देख के मुस्कुरा रही थी और कहने लगी, अगर तुम्हारे घर का हालात सही हो जाए तो क्या तुम यहाँ चले जाओगे। प्रमोद बोले, हाँ बिल्कुल। इसके बाद प्रमोद पूछने लगे, अब डरे हुए थे, कि आप आत्मा हो, आप यहाँ पर क्यों आई हो, आपको तो इंसान के पास आना ही नहीं चाहिए। तब वो जो आत्मा लड़की थी कहने लगी कि मैं कहाँ आई हूँ, मुझे तो बुलाया गया है, मैं तो अपना मस्त थी बाहर में, लेकिन मुझे बुलाया गया इस जगह पर। अब फिर वही सिलसिला जो सेठ के लड़के के साथ में होता था, और वही सिलसिला शुरू हो गया था। अब इसके बाद प्रमोद जैसे गहरी नींद में चले गए, और सुबह उठे तो वही लड़की गायब, पलंग पर ही नहीं। अब ऐसा ही 4-5 दिन तक उनके साथ में चलता रहा, और तांत्रिक बाबा उसी फार्म हाउस में रहते थे। अब प्रमोद को बोलते थे कि बेटा कुछ दिन की बात है, अब मेरे जो गुरुजी हैं अब इस काम में लगे हुए हैं, आज जल्दी कोई ना कोई वो उपाय ढूंढ लेंगे, कुछ दिन और झेल लो। और 5 दिन के बाद वो तांत्रिक बाबा अब गुरुजी के पास गए, दोपहर में निकल चुके थे। आज जब लौटे तो अंधेरा हो चुका था, और कहने लगे प्रमोद से कि आज आखिरी रात है, अब आज की रात तुम बच्चा कैसे भी झेल लो, इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रमोद बोले, अब कैसे सही हो जाएगा, कुछ तो बताओ। और तब जो तांत्रिक बाबा थे कहने लगे कि गुरुजी मेरे आ चुके हैं, बाहर हैं, और जैसे ही रात होगा हम दोनों इस जगह पर आ जाएंगे, और फिर उस लड़की को हम पकड़ कर ले जाएंगे, और फिर कभी इस फार्म हाउस में सेठ के लड़के के पास या तुम्हारे पास कभी भी नहीं आ पाएगी। और प्रमोद तो खुश थे कि चलो अब हमारा पिंड छूटा, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि लड़की उनको कोई नुकसान पहुंचा रही हो। एक दोस्त की तरह लग रही थी, उनसे हर सवाल पूछती थी और प्रमोद जवाब भी देते थे। लेकिन जब प्रमोद उससे कोई सवाल पूछते थे ना, तो कोई ना कोई बहाना करके टाल देती थी। अब उनको लगा कि चलो आखिरी रात है, और इसके बाद वही सब हुआ। अब जब उनको नींद आ गई, गहरी नींद में चले गए, और फिर जब उनकी आँख खुली तो जैसे सुबह में होता था, अब पलंग पर कोई लड़की थी ही नहीं, दरवाज़ा खुला हुआ था दोनों पल्ला कमरे का। आप प्रमोद उठे और सीधा नीचे गए, जिस कमरे में तांत्रिक बाबा रहते थे उस कमरे में गए तो तांत्रिक बाबा और उनके गुरुजी दिखाई पड़े। गुरुजी को उन्होंने पहली बार देखा था, और इसके बाद दोनों लोग अब प्रमोद को देख करके मुस्कुराने लगे और कहने लगे, बच्चा तुम्हारा काम खत्म हो चुका है, हमने उस आत्मा को पकड़ लिया है और उसको सही जगह पर पहुंचा दिया है,
अब तुम्हारी इस जगह पर ज़रूरत नहीं है, तुम अपने काम में जा सकते हो, अब तुम आज़ाद हो। प्रमोद पूछ रहे थे कि बाबा ये सब कैसे हुआ, कैसे आपने किया। तब गुरुजी कहने लगे, अरे बच्चा, ये सब बात बताया नहीं जाता, अब तुम्हें आज़ादी मिल गई है उस लड़की से, तो अपने काम पर ध्यान दो। अब इसके बाद सही में अब प्रमोद उस आत्मा से छूट चुके थे, अब उस फैक्ट्री में अपना आ चुके थे, और जैसा मैनेजर ने बताया था, उनको पढ़े लिखे तो थे, प्रमोशन भी मिल चुका था। अब वो लेबर से सुपरवाइज़र बन चुके थे, सैलरी भी बढ़ चुकी थी, और घर के जो हालात था ना, अचानक उनका बदलने लगा था। जो चाचा अब उनके पिताजी की तरफ देखना नहीं चाहते थे, दोनों चाचा अब पिताजी की मदद कर रहे थे, घर का दुख सुख में साथ दे रहे थे। ये कैसा ऐसा कैसे हो गया, अब प्रमोद समझ नहीं पा रहे थे। हाँ, तभी अपने दोस्त को याद आई जो आत्मा लड़की थी। उसने कहा था कि अगर ऐसा हो गया तो क्या तुम अपने घर चले जाओगे। तब प्रमोद ने बोला, हाँ, अगर मेरे घर में खुशहाली आ गई तो मैं यहाँ क्या करूँगा। आप वो समझ गए कि उसमें इस आत्मा लड़की का जरूर हाथ है, उसने मेरा ये मदद किया है। चाचा, दोनों चाचा थे, उनका दिमाग में घुस करके शायद उनको समझा दिया है कि अपने परिवार में मिलजुल कर रहो, इसी में भलाई है। तो दोस्तों, ये लंबी कहानी थी और मैं इसको 2 पार्ट में बनाना चाहता था, लेकिन 2 पार्ट में कहानी में मज़ा नहीं आता है। आज देखेंगे, दूसरा कल देखेंगे, तो उसमें मज़ा नहीं आता। इसलिए मैं थोड़ा शॉर्टकट में इस कहानी को बताया हूँ, और इस कहानी में आपको मज़ा आया कि नहीं आया, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कोई अपनी आप बीती है जो आप मुझे बताना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।